नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएससी 142 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसका एग्जाम होने ही वाला है स्टूडेंट्स, सो आप लोग देखिए जल्दी से। आपका ये टाइटल है परिवर्तनशील विश्व में, मतलब कि ये जो चेंज हुए विश्व में, वर्ल्ड में, भारत की विदेश नीति। भारत की कौन नीति? विदेश नीति। तो ये विदेश नीति क्या है भारत की परिवर्तनशील विश्व में? तो ये आपके इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे और ये है आपका स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप स्टूडेंट्स दिसंबर दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हो या फिर जून 26 में का एग्जाम दे रहे हो, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। और ध्यान से आपको समझना है। चैनल न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे चलिए पता है कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच गया। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू वीडियो अंत तक देखना है कंप्लीट, और लास्ट में जब वीडियो देख लेंगे तो लास्ट में आपको एक बार पीडीएफ लेके प्रैक्टिस कर लेना, बस हो गया। आपका फर्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। 1947 से विभिन्न चरणों में कार्य कर रही भारत की विदेश नीति का अवलोकन कीजिए। 1960 कब से? 1947 से विभिन्न चरणों में। कौन कौन से चरणों में काम कर रहे हैं भारत? इनकी जो विदेश नीति क्या है ये बताना है। ध्यान से समझिए। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और देश के विकास के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण बनाना था। पहले चरण में 1947 से 1962 तक, पहला जो चरण चला वो 1947 से 1962 तक चला, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। अपनाई गुटनिरपेक्ष नीति के पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसके अंतर्गत भारत किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र निर्णय लेने पर जोर देता था। इस दौर में उपनिवेशवाद का विरोध, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका भारत की नीति के प्रमुख पहलू रहे। दूसरे चरण में 1962 से 1971 के बीच चीन के साथ युद्ध और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा और रक्षा नीति को अधिक महत्व दिया गया तथा सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। तीसरे चरण में 1971 से 1991 तक भारत के क्षेत्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और 1971 के युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति और आर्थिक उदारीकरण के साथ भारत की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति, वैश्वीकरण, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलन संबंधों पर विशेष ध्यान जाने लगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में विभिन्न सरकारी संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत की विदेश नीति के निर्माण में कई सरकारी संस्थाएं मिलकर कार्य करती है, जिनकी भूमिका अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़ी हुई होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है, क्योंकि विदेश नीति से जुड़े प्रमुख निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और रणनीतिक दिशा इन्हीं के द्वारा तय की जाती है। प्रधानमंत्री विदेशी दौरों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से भारत की विदेश नीति को विश्व मंच पर प्रस्तुत करते हैं। विदेश मंत्रालय विदेश नीति को लागू करने वाली मुख्य संस्था है, जो अन्य देशों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखता है, दूतावासों का संचालन करता है और विदेश नीति से संबंधित सूचनाएं सरकार तक पहुंचाता है। संसद की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद में विदेश नीति पर चर्चा होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार की नीतियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण रखा जाता है। रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा, सीमा विवाद और रणनीतिक मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं।
इसके अतिरिक्त नीति आयोग, खुफिया एजेंसियां और विशेषज्ञ समितियां वैश्विक परिस्थितियों का अध्ययन कर उपयोगी सुझाव प्रदान करती है, जिससे विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीत युद्धोत्तर युग में प्रमुख शक्तियों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। शीत युद्ध ऐसा युद्ध था जब युद्ध की सब सिर्फ संभावना थी, ये नहीं कि युद्ध रियली हो रहा था। तो यहाँ पे यूएसआर और यूएसएसआर के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ये युद्ध चल रहा था। इसमें अलग-अलग देश भी हिस्सा लिए थे। इसमें क्या होता था कि 2 देशों के बीच जो युद्ध हो रहा था, ये सिर्फ़ शीत युद्ध, मतलब ये शांत युद्ध था। इसमें दोनों तरफ लड़ाई की संभावना थी, युद्ध की संभावना थी, बट युद्ध नहीं हो रहा था। युद्ध विचारों से हो रहे थे, विचारों से, व्यक्तित्व से युद्ध हो रहे थे, ना कि यहाँ पे रियली युद्ध हो रहे थे। इसमें खून तो नहीं बहाया जाता था, लेकिन डर बना रहता था कि कोई भी एक शक्ति कुछ भी कर सकता है। शीत युद्ध समाप्ति के बाद भारत विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। पहले भारत गुटनिरपेक्ष नीति का अधिक जोर देता था, लेकिन शीत युद्धोत्तर युग में वैश्विक परिस्थितियां बदलने के कारण भारत ने व्यावहारिक और बहुआयामी विदेश नीति अपनाई। इस काल में भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया, जिसका प्रमुख उदाहरण परमाणु समझौता और आर्थिक सहयोग है। रूस के साथ भारत के पारंपरिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे गए। विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जारी रहा। चीन के प्रति भारत की नीति सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों पर आधारित रही, जहां एक और व्यापार बढ़ा, वहीं सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताएं भी बनी रही। यूरोपीय संघ, जापान और आसियान देशों के साथ भारत ने आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक संबंध मजबूत किए। इस दौर में भारत ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20 और अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर सक्रिय भूमिका निभाई। कुल मिलाकर शीत युद्धोत्तर युग में भारत की विदेश नीति अधिक लचीली, संतुलित और राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित रही। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट 4 है। भारत की विदेश नीति के बदलते स्वरूप का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, समय के साथ भारत की विदेश नीति के स्वरूप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत की विदेश नीति आदि आदर्शवादी थी, जिसमें गुटनिरपेक्षता, विश्व शांति और उपनिवेशवाद के विरोध पर विशेष बल दिया गया। बाद के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार भारत की विदेश नीति अधिक व्यवहारिक होती चली गई। 1962 के चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ संघर्षों के बाद सुरक्षा और रक्षा नीति को अधिक महत्व दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारत की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति को प्रमुख स्थान मिला। इस दौर में भारत ने अमेरिका, यूरोपीय देशों, रूस, जापान और आसियान देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति बहुआयामी बहुआयामी हो गई, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति, पड़ोसी प्रथम नीति और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी भूमिका और सशक्त किया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 5 है। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य की सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य की सुरक्षा चिंताएं पहले की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक हो गई। पहले सुरक्षा का अर्थ मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा और सैन्य शक्ति से जुड़ा था, लेकिन आज इसमें आर्थिक, तकनीकी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों को विषय भी क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं।
वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार, संचार और आवागमन बढ़ा है, जिससे साइबर अपराध, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों की संभावना भी बढ़ी है। आतंकवादी संगठन आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग करके राष्ट्र राज्यों की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि वैश्विक बाजारों वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, महामारी और ऊर्जा संकट जैसी वैश्विक समस्याएं भी राष्ट्र राज्य की सुरक्षा से जुड़ गई है। आंतरिक अस्थिरता, सीमा पर पार घुसपैठ और शरणार्थी समस्या भी सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाती है। इस कारण राष्ट्र राज्य अब केवल सैन्य उपायों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपके सामने है 6। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की सुरक्षा की समकालीन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो समकालीन मतलब वर्तमान के काल में, ठीक है? तो समकाल चुनौतियाँ मतलब वर्तमान की चुनौतियाँ। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ कई समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उसकी विदेश और रक्षा नीति को प्रभावित करती है। पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन भारत की प्रमुख सुरक्षा चिंताएँ हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा लंबे समय से भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को चुनौती देता है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव, सीमा विवाद और सैन्य गतिविधियां भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से लगी सीमाओं पर अवैध अपवासन, तस्करी और सीमा प्रबंधन की समस्या बनी हुई है। श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती हुई शक्तियों की मौजूदगी भारत की समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करती है। अफगानिस्तान की अस्थिर स्थिति भी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। इन सभी चुनौतियों के कारण भारत को अपनी सुरक्षा नीति में कूटनीति, सैन्य तैयारी, खुफिया तंत्र और क्षेत्रीय सहयोग को समान रूप से महत्व देना पड़ता है। पड़ोसी देशों के साथ संवाद, विश्वास निर्माण और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग बढ़ाना भारत की सुरक्षा नीति की अहम अहम हिस्सा बन गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट 7 है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्व की चर्चा कीजिए। भारत की एक्ट ईस्ट नीति देश की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी राष्ट्रीय एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। यह नीति पहले की लुक ईस्ट नीति का विस्तार है, जिसमें केवल देखने के बजाय सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। इस नीति के माध्यम से भारत ने आसियान देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाया है। व्यापार, निवेश और संपर्क परियोजनाओं के जरिए भारत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी मजबूत कर रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह नीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक मिलती है। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक सहयोग भी एक्ट ईस्ट नीति का अहम हिस्सा है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए यह नीति विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के अवसर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने से भारत की सॉफ्ट पावर भी मजबूत होती है। भारत की सॉफ्ट पावर की व्याख्या कीजिए। भारत की सॉफ्ट पावर से आशय उन साधनों से है, जिनके माध्यम से भारत बिना बल प्रयोग के अन्य देशों को प्रभावित करता है। इसमें भारत की संस्कृति, परंपराएं, मूल्य, विचारधारा और जीवन शैली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग या आयुर्वेद, भारतीय संगीत, नृत्य, सिनेमा और खान-पान भारत की सॉफ्ट पावर के प्रमुख स्रोत हैं, जिन्हें विश्व स्तर पर व्यापक पहचान मिली है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विविधता में एकता और अहिंसा के ही सिद्धांत की भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत करते हैं। विश्व के अनेक देशों में बसे प्रवासी भारत की संस्कृति और मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत की भूमिका बढ़ी है, जहाँ भारतीय विश्वविद्यालयों, आईटी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे पहल ने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को और सशक्त किया। इसके अलावा भारत मानवीय सहायता, आपदा आपदा राहत और
विकास सहयोग के माध्यम से भी अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। सॉफ्ट पावर पावर के माध्यम से भारत न केवल अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्वास और सहयोग को भी प्राप्त करता है, जो उसकी विदेश नीति को प्रभावी बनाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 2000 से भारत अमेरिका संबंधों का रेखांकन कीजिए। आंसर देखिए, सन 2000 के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। इस अवधि में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को सहयोग और साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ाया। आर्थिक क्षेत्र में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग तेजी से बढ़ा, जिससे दोनों देशों की आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ। 2005 का भारत अमेरिका परमाणु समझौता इन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में नई पहचान दिलाई। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास, रक्षा समझौते और रणनीतिक संवाद बढ़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग भारत अमेरिका संबंधों का एक अहम पक्ष बन गया है। शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी दोनों से देशों के बीच सहयोग मजबूत हुआ। भारतीय प्रवासी समुदाय ने अमेरिका में भारत की सकारात्मक छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भारत और अमेरिका के हित और अधिक करीब आए। सन 2000 के बाद भारत अमेरिका संबंध विश्वास, सहयोग और साझा हितों पर आधारित मजबूत साझेदारी के रूप में विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारत चीन आर्थिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत चीन के आर्थिक संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए। दोनों देश विश्व की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनके बीच व्यापारिक संपर्क लगातार बढ़ा है। चीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जहां से भारत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल उपकरण आ- और औद्योगिक कच्चा माल आयात करता है। वहीं भारत चीन का लौह अयस्क, कपास, रसायन और कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। आर्थिक संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारत का आयात निर्यात से अधिक रहा है। इसके कारण भारत को व्यापार घाटे की समस्या का सामना करना पड़ता है। निवेश के क्षेत्र में भी चीनी कंपनियां भारत में मोबाइल निर्माण, तकनीक और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों से रुचि दिखाती रही है। हालांकि सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव का प्रभाव कई बार आर्थिक संबंधों पर भी पड़ता है। इसके बावजूद दोनों देश पर यह समझते हैं कि आर्थिक सहयोग से आपसी लाभ संभव है। क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भारत और चीन आर्थिक विकास, बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था और विकासशील देशों के हितों पर भी सहयोग करते हैं। सोवियत काल के पश्चात भारत रूस संबंध कैसे हैं, व्याख्या कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस संबंधों में कुछ समय के लिए अनिश्चितता पाई आई, लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों ने अपने पारंपरिक मित्रता पूर्ण संबंधों को नए रूप में मजबूत किया। रूस भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार बना रहा है। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में भारत के अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से प्राप्त होते रहे हैं और दोनों देशों के बीच संयुक्त रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग भी विकसित हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में रूस भारत को तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा सहयोग प्रदान करना करता है। कूलम परमाणु परियोजना इसका प्रमुख उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देश बहु विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं। शीत युद्ध के बाद बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत और रूस ने एक दूसरे के मूल हितों का सम्मान किया है। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग भी दोनों देशों के बीच संबंध का महत्वपूर्ण पक्ष है। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों और मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद के सुधारों पर भारत की स्थिति पर चर्चा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों के विषय में भारत की स्थिति स्पष्ट और दृढ़ रही। भारत का मानना यह है कि
भारत सुरक्षा परिषद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को दर्शाती है और आज की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संरचना में विकासशील देशों, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। भारत स्वयं को विश्व की बड़ी जनसंख्या, उभरती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देने वाला देश मानते हुए अस्थायी सदस्यता का योग्य दावेदार मानता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और वैश्विक मुद्दों पर जिम्मेदार रुख अपनाता है। भारत G4 देशों भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार की मांग करता है। भारत का तर्क है कि सुधारों से सुरक्षा परिषद अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावशाली बनेगी। हालांकि कुछ देशों के विरोध के कारण सुधार प्रक्रिया धीमी रही है, फिर भी भारत लगातार कूटनीतिक प्रयासों के साथ इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है 1961 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इनके बारे में आपको बताना है। 1961 का भारत पाकिस्तान युद्ध सीधे तौर पर बड़े पैमाने का युद्ध नहीं था, बल्कि इस काल में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण सैन्य संगठन और संघर्ष की स्थिति बनी रही। इस समय भारत और पाकिस्तान के संबंध पहले से ही कश्मीर मुद्दे को लेकर तनावपूर्ण थे। पाकिस्तान भारत की आंतरिक स्थिति और सीमाओं पर दबाव बनाने की नीति अपना रहा था। भारत ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा को प्राथमिकता दी। इस अवधि में भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत किया और सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और उकसावे की घटनाओं का भारत ने कड़ा विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इस दौर के अनुभव ने भारत को यह सिखाया कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की सतर्कता और मजबूत रक्षा नीति आवश्यक है। बाद के वर्षों में यही परिस्थितियां 1965 और 1971 के युद्धों की पृष्ठभूमि बनी। क्वेश्चन नंबर 14 है दबाव कूटनीति। ये आपका टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दबाव कूटनीति से आशय उस कूटनीति से है जिसमें कोई देश अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य दबाव बनाता है। इसमें प्रत्येक युद्ध के बजाय धर्म की प्रतिबंध, अधिक आर्थिक रोक, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। दबाव कूटनीति का उद्देश्य दूसरे देश को बिना युद्ध के अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर करना होता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह नीति अक्सर शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देशों के विरुद्ध अपनाई जाती है। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार रोक, कूटनीतिक अलगाव और सहायता रोकना इसके समान उदाहरण है। हालांकि कई बार दबाव कूटनीति से तनाव बढ़ जाता है और आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। कुछ स्थितियों में यह नीति सफल भी होती है जब दूसरा देश टकराव से बचने के लिए समझौता कर लेता है। भारत आमतौर पर दबाव कूटनीति की बजाय संवाद और शांतिपूर्ण समाधान पर अधिक विश्वास करता है। फिर भी राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के जुड़े मामलों में भारत भी सीमित रूप से दबाव कूटनीति का सहारा ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट आसियान। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रीय संघ है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना है। आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस सहित 10 देश सदस्य हैं। यह संगठन क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसियान देशों के बीच व्यापार, निवेश और संपर्क बढ़ाने के लिए कई समझौते किए गए हैं। भारत के लिए आसियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह भारत की एक इस नीति का एक प्रमुख आधार है। भारत और आसियान के बीच व्यापार, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता में भी आसियान की भूमिका अहम मानी जाती है। इसके अलावा आसियान क्षेत्रीय मंच जैसे ARF और EAS के माध्यम से बड़े देशों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है स्टूडेंट सार्क। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। सार का लक्ष्य क्षेत्रीय विकास, गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किए जाते हैं। सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट समझौता भी किया गया है। भारत सार्क का एक प्रमुख सदस्य है और इस संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करता रहा। हालांकि राजनीतिक मतभेद, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, सार्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद सार्क दक्षिण एशिया में संवाद और सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। यह संगठन सदस्य देशों को साझा समस्याओं पर मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है स्टूडेंट, देखिए। भारत और ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका गठन विकासशील देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग से बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। भारत ब्रिक्स का एक सक्रिय सदस्य है और इस मंच के माध्यम से वैश्विक आर्थिक व्यापार में व्यवस्था में सुधार की मांग करता है। ब्रिक्स देशों का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका को मजबूत करना है। भारत ने ब्रिक्स के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और तकनीक तकनीक के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग भारत के लिए लाभकारी रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स मंच पर भारत वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और सतत विकास पर अपनी बात रखता है। यह संगठन भारत को अन्य प्रमुख उभरती शक्तियों के साथ मिलकर बहुद्रव्यीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। भारत अफ्रीका संबंध का महत्व। भारत और अफ्रीका के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर विकसित हुए हैं। अफ्रीका भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग के व्यापक अवसर मौजूद हैं। भारत अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। अफ्रीका भारत के लिए कच्चे माल और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत अफ्रीकी देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करने का एक प्रमुख मंच है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रीकी देशों का समर्थन भारत के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार जैसे मुद्दों पर। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से भारत और अफ्रीका ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसमें दोनों के बीच आपसी समझ बनी है। 1971 का युद्ध और बांग्लादेशी की मुक्ति। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को बहुमत मिलने के बावजूद सत्ता हस्तांतरण नहीं किया गया, जिसमें वहां असंतोष और आंदोलन बढ़ गया। पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में किए गए अत्याचारों के कारण लाखों शरणार्थी भारत में आ गए, जिससे भारत पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ा। भारत ने मानवीय आधार पर इन शरणार्थियों को आश्रय दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति को बढ़ाया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के बाद भारत ने पूर्ण युद्ध में प्रवेश किया। भारतीय सेना ने पूर्वी मंचों पर मोर्चे पर तेजी से कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस युद्ध से भारत की सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय भूमिका मजबूत हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि एक जिम्मेदार और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरी। 1971 का युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश नीति जो जाते हैं विदेश बार-बार क्यों जाते हैं? क्या इसके लक्ष्य हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति व्यावहारिक, सक्रिय और बहुआयामी मानी जाती है।
उनके नेतृत्व में भारत में वैश्विक मंचों पर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए पड़ोसी प्रथम नीति को प्राथमिकता दी गई है। एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से पूर्व एशिया के देशों के साथ सहयोग को मजबूत किया गया। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक को नई दिशा मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और उनके माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका को सशक्त किया गया। रक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक कूटनीति पर विशेष ध्यान दिया गया। वैक्सीन मैत्री और आपदा सहायता के माध्यम से भारत ने अमानवीय सहयोग को भी बढ़ाया। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों, वैश्विक प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में केंद्रित रही। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 20 मोस्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। जल्दी से इन सभी क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर जाइए। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, हाँ, ये पीडीएफ आपको लेना है टेलीग्राम में, और पासवर्ड अगर हो तो पासवर्ड आपको इस आईडी में मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चांस पर वीडियो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।